आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट प्रारंभ किए थे, तो पहले क्लास में डिफरेंस दोनों के बीच में किए थे, दोनों में क्या डिफरेंस सीखे थे। इस क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट के जो प्रॉपर्टीज हैं, जिससे सवालों को बनाने में कैलकुलेशन कम करना पड़ता है और प्रश्न बड़ी आसानी से बन जाते हैं, तो इस पर आधारित प्रॉपर्टीज को हम लोग सीखेंगे। हम लोग समय को बचाने के लिए उस पर जो प्रश्न है, ये जो प्रॉपर्टी है, उसको व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया गया है ताकि समझाने पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें, क्योंकि मैथमेटिक्स में मेन है समझना। जब समझ में आ जाएगा तो बड़ी आसानी से हम सवाल बना लेते हैं। तो हम लोग पूरा फोकस आज समझने पे करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है वो है, इफ द रोज एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। यदि रो और कॉलम किसी डिटर्मिनेंट का आपस में बदलते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा बदलेगा नहीं। कहने का मतलब जो पहला हमारा प्रॉपर्टी है कि जो रो दिया हुआ है, तो सारे रो को यदि हम कॉलम के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डिटर्मिनेंट के आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब कि जितने डिटर्मिनेंट के रो हैं, सारे रो को कॉलम के रूप में हम चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर पहले आएगा वही आंसर बाद वाले में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब यही हुआ कि डिटर्मिनेंट के सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट करने से डिटर्मिनेंट के आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे A1 B1 C1 है, यहाँ A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है। तो कहने का मतलब यहाँ A1 A2 A3 B1 B2 C3 C1 C2 C3 ये कॉलम के रूप में है। अब इसको हम लोग रो में देखेंगे, A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3, जो यहाँ रो के रूप में थे ये उनको हम लोग कॉलम के रूप में लिख दिए। तो डिटर्मिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले जितना आंसर आएगा बाद में वही आएगा। ये हुआ पहला प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रॉपर्टी। तो देखिए दूसरा प्रॉपर्टी में है, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। इसमें हम लोग दूसरा जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो बदल जाता है। जैसे देखिए यहां पर है A1, यहां है A2 B2 C2, यहां A1 B1 C1 और यहां है C1 C2 C3। तो हम लोग क्या किए हैं कि जो दूसरा रो है उसको चेंज कर दिए पहला रो में, दूसरा रो को लिख दिए पहले रो की जगह पर और पहला रो को लिख दिए दूसरे रो के जगह पर। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ हो गया निगेटिव। जितना इसका आंसर आएगा उसका निगेटिव में उतना ही आंसर आएगा। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी हुआ कि डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर उसका जो साइन होता है बदल जाता है। यदि पहले वाले डिटर्मिनेंट का आंसर प्लस में आता है तो दूसरे वाले का माइनस में होगा। यदि पहले वाले का माइनस में आता आंसर तो दूसरे वाले का प्लस में हो जाएगा। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ये इसका मैंने प्रॉपर्टी 3, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसका मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या कॉलम्स के ऑल एलिमेंट्स एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, इक्वल हो,
माने किसी दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल हो तो उनका वैल्यू 0 होगा। जैसे देखिए A1 A2 A3, यहाँ भी A1 A2 A3, तो यहाँ पहला रो और दूसरा रो इक्वल है, तो इसका जो टोटल, इसका जो सोल्व करने वैल्यू आएगा वो 0 हो गया। अब हम लोग ये सीखे क्या, यदि दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल होंगे तो उनका जो आंसर होगा 0 होगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं तीसरा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाई a constant k, then the value of determinant is k times the given determinant। यदि किसी डिटरमिनेंट का जो दिया हुआ संख्या है, नंबर्स है, उसमें हम लोग किसी कांस्टेंट संख्या k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है डिटरमिनेंट का k टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां देखिए हम लोग ये जो डिटरमिनेंट है तो फर्स्ट रो में k A1 k A2 k A3, तो k से मल्टीप्लाई कर दिए पहला रो में, तो इसका जो आंसर हुआ ये पूरा इससे के बाहर निकल गया और यहाँ हो गया A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C1 C2 C1 C2 C3। तो यदि यहाँ पे k टाइम हो गया, मतलब किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में यदि हम लोग किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर होगा k टाइम मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि डिटरमिनेंट में यदि हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर किसी एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है, जबकि यदि हम लोग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे तो टोटल जो है सारे रो और सारे कॉलम में होता था। तो यहाँ देख लिए। अब हम लोग आइए देखते हैं इसका प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो एंड अ कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 or more, then determinant can be expressed as sum of 2 row 2 or more determinants। इसका मतलब हुआ कि if the elements of row or column, किसी रो या किसी कॉलम का जो एलिमेंट है वो सम के रूप में हो 2 और more, माने किसी कोई जो डिटरमिनेंट है उसका कोई रो हो या कोई कॉलम हो तो उसका जो एलिमेंट जो हो वो सम के रूप में हो। जैसे यहाँ पे देखिए A1 K1 A2 K2 A3 K3, तो ये जो डिटरमिनेंट है दो एक रो का जो एलिमेंट है वो दो नंबर के सम के रूप में है, तो ये जो डिटरमिनेंट है वो दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया फर्स्ट के लिए हम लोग A1 A2 A3 लिख दिए A1 A2 A3, फिर यहाँ K1 K2 K3 सेकेंड में लिख दिए, बाकी ये सारा यहाँ ये यहाँ ए यहाँ ए यहाँ लिख दिए, तो दो डिटरमिनेंट बन गया। मतलब कि किसी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम यदि का एलिमेंट सम के रूप में है तो जब उसको हम ब्रेक करेंगे तो वो जो डिटरमिनेंट है दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में ब्रेक हो जाएगा। ये हम लोग इसका 5वां नंबर प्रॉपर्टी पर है। अब देखिए 6वां प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट p multiple of corresponding element of any other row or column added, then value of the determinant remains same। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी रो या किसी कॉलम में किसी इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दिया जाए तो उसका जो वैल्यू होगा
वो बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। अब प्रश्न उठता है क्यों? तो देखिए, अभी हम लोग देखे थे कि जब प्लस में रहता था तो उसको दो डिटरमिनेंट के रूप में तोड़ते थे। तो इसमें हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 फर्स्ट वाले लिख लिए। अब यहाँ देखिए ये दोनों कॉमन यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से B1 B2 B3 देखिए B1 B2 B3 सब में क्या था के बाहर कॉमन ले लिए। फिर से इसमें A1 B1 C1 को यहाँ लिख दिए, A2 B2 C2 को यहाँ लिख दिया, A3 B3 C3 को यहाँ लिख दिया, और यहाँ जो B1 लेमडा B2 लेमडा B3 लेमडा जो है वो इस यहाँ अरेंज कर दिया। इसमें से लेमडा को बाहर कॉमन कर दिए। तो देखिए यहाँ B1 B2 B3 यहाँ B1 B2 B3 दो जो रो है वो आइडेंटिकल हो गए, इक्वल हो गए। तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू हुआ वो 0 हो गया। तो 0 इंटू लेमडा वो क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका वैल्यू 0 हो गया। तो जो पहले वाला जो डिटरमिनेंट था सिर्फ वही बच गया। फाइनल आंसर यहाँ पर ये दे दिया गया। हो गया। अब हम लोग 7वां नंबर देखते हैं। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, माने किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 होगा। मतलब यदि किसी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 हो तो उसका वैल्यू 0 होगा। अगला है इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into n by n देन ka इक्वल टू kn और मोड ऑफ a, मैंने इसका सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट a, यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है a, उसमें हम k नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है जब उसको डिटरमिनेंट के रूप में लिख करके सोल्व कर देंगे तो उसका जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं उस नंबर के पावर, ऑर्डर के पावर और डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन होगा दोनों मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यहाँ पर k कांस्टेंट है, n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी पर है, इसका जितना प्रॉपर्टी है जिसके सहारे हम लोग आगे के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो अब हम लोग इस पर आधारित एक दो प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्स ए, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 चैप्टर का नाम है 4.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स ए और एक्स प्लस ए, वाई बी और वाई प्लस बी, जेड सी। तो अब हम लोग इसको जो है प्रूव करना है कि इसका आंसर 0 आएगा। ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन है कि इतना का वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए। अब देखिए हम लोग इसको प्रोसीड कैसे करते हैं। तो सबसे पहला इसका LHS ले लिया। अब देखिए हम लोग अभी सीखे कि कोई रो या कॉलम का टोटल एलिमेंट ऐड के रूप में हो तो दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ऐड के रूप में है तो दो मैट्रिक्स में ब्रेक करते हैं। तो ये दोनों एलिमेंट कॉमन रहेगा दोनों में, एक्स वाई जेड ए बी सी, और इसमें का फर्स्ट वाला लेंगे एक्स वाई जेड, एक मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। और दूसरा डिटरमिनेंट देखिए एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड। अब यहाँ हो गया ए बी और सी,
इसमें का जो फर्स्ट वाला यहाँ लिख लिए हैं, तो सेकेंड लिखेंगे यहाँ ABC। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये रो और ये दोनों सेम है। यहाँ पर सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम सेम है, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है। तो इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हुआ, फाइनल 0 आ गया, ये हो गया RHS। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 देखिए, यहां पर दिया हुआ है A माइनस बी, B माइनस सी, A माइनस बी, ब्रैकेट नहीं दे सकते हैं, A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस डी। यहां रहेगा B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी, फिर यहां रहेगा C माइनस A माइनस बी, और लास्ट में जो है B माइनस सी। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है, 0 लाना है, प्रूव करना है। PT मतलब प्रूव दैट इतना इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, R1 पर लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल को, एलिमेंट को जोड़ के R1 पर लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो गया A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस A माइनस बी। इसी तरह से यहाँ भी, तो B माइनस सी, C माइनस A प्लस A माइनस बी। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा C माइनस A प्लस A माइनस बी और प्लस B माइनस सी। तो यहाँ और यहाँ जो है B माइनस सी, यहाँ है C माइनस A, यहाँ हो गया A माइनस बी, यहाँ हो गया C माइनस A, यहाँ हो गया A माइनस बी, और यहाँ हो गया B माइनस सी। अब देखिए, यहाँ A कट जाएगा, B भी कट जाएगा, C कट जाएगा, यहाँ B और B कट गया, यहाँ पे C और C कट गया, A और A कट गया, यहाँ C कट गया, B भी कट गया, A कट गया। तो हम यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट का चिन्ह साइन दे दिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 0, ये हो गया B माइनस सी, ये C माइनस A, और यहाँ हो गया A माइनस बी, यहाँ हो गया C माइनस A और A माइनस बी, और ये हो गया B माइनस सी। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टी से कितना आसानी है, एक पूरा रो 0 है, देयरफॉर आंसर बिकम आल्सो 0। ये हो गया, दैट इज RHS। तो इस तरह से 2 प्रश्न हम लोग प्रॉपर्टी के आधार पर सोल्व किए, और इसी तरह से हम लोग आगे भी प्रश्नों को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट के हेल्प के लिए ये इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।